ठीक है परसों जो बना था वो रिवाइज हो गया। हम्म। आयुषी, आयुश्री, मयूरी। मैम। मैम थोड़ा बाकी है। पंकज। मेरी वॉइस क्लियर है पहले तो ये। नो मैम थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। यस मैम ब्रेक हो रही है तो। ठीक है। वॉइस आई है मेरी या नहीं? आई है, ब्रेक हो रही है। बीच बीच में मैम रुक रुक के आ रही है। फोन से ही ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? लास्ट टॉपिक क्या पढ़े? डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फंड फॉर यूनियन प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैंने शायद कहा था कि हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले। टॉपिक। ब्लैक मनी स्टार्ट करना था हमें। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो मैम। अभी जस्ट शेयर की है। कुछ दिख रहा है? लिख रही हूँ तो जी मैम अभी दिख रही है ना? कुछ वर्ड्स हैं
जैसे टैक्स इवेजन। जब कोई पर्सन अपनी इनकम या ट्रांजैक्शन टैक्स अथॉरिटी से हाइड करे, उसे कहते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम। अब यहाँ से जो मनी सेव हुई, ये मनी क्या थी? ये टैक्सेबल इनकम थी। ठीक है, तो ब्लैक मनी क्या हुई? यही वाली मनी जो सेव थी, ये ब्लैक मनी हो गई। इनकम और ट्रांजैक्शन दैट इज टैक्सेबल yet not reported to the tax authorities. थर्ड वर्ड है पैरेलल इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी, जैसे एक तो हमारी नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है और जो ब्लैक मनी से चल रही है उसे कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। द इकोनॉमी दैट रन्स ऑन ब्लैक मनी। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मिटिगेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि LIC वगैरह में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको डिडक्शंस मिलते हैं। तो कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे लोगों को डिडक्शन मिल सके, वो है टैक्स प्लानिंग या टैक्स मिटिगेशन। ये इलीगल नहीं है, अनएथिकल नहीं है, लेकिन एक वर्ड है कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, या टैक्स मिटिगेशन क्या होता है। सेकेंड है टैक्स अवॉइडेंस। फिफ्थ वर्ड है, इसमें जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी इनकम डिस्क्लोज कर देता है लेकिन लीगल लूप होल्स को यूज करके टैक्स अवॉइड करता है। कुछ लीगल लूप होल्स होते हैं, गवर्नमेंट को पता होता है कि इनकी इतनी इनकम है, लेकिन कुछ लीगैलिटी वो ऐसे यूज करते हैं कि फिर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। When person discloses his income and transaction to tax authorities but uses legal loopholes to avoid paying taxes. टैक्स हेवन। कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो फॉरेनर्स से कम टैक्स लेती हैं और ऐसे लीगल लूपहोल्स क्रिएट करती है जिससे वो वहां पे फॉरेनर्स जो है वो वहां इन्वेस्ट कर सके
और टैक्स इवेजन हो सके. Tax haven is a country that demands little taxes from foreigners and offer legal loopholes for tax avoidance. ऐसी कंट्रीज कौन कौन सी है? मॉरिशस, मार्शल आइलैंड, केमन आइलैंड, पनामा, लिंचेस्टन. लिखा इतना. नेक्स्ट वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग. जब कोई पर्सन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करे, ये शो करे कि ये एक लीगल प्लेस से ही आई है, लीगल तरीके से ही आई है ये मनी, और उसको वाइट कर ले. Money laundering is the process of disguising the source of money as if it came from a legitimate activity and then channelize it into banks, share market and other financial intermediaries. आयुषी, आपने कुछ मिस किया क्या? आपके शायद कुछ नेटवर्क इशू था, आप लेट हो गए थे. यस मैम. डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब मैं सुन ही नहीं पाई इसका एक्सप्लेनेशन. कुछ नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, बस इतना लिखना है, जब कोई पर्सन ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करे उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. मतलब वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि ये व्हाइट ही है और उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर लेता है और फिर बैंक वगैरह में उसे डिपॉजिट कर देता है, तब जैसा भी उन्हें यूज करना है. नेक्स्ट वर्ड है हवाला. ये एक इलीगल मनी ट्रांसफर है. इसमें जो पैसा होता है वो किसी एजेंट को दे दिया जाता है जो अपने ही किसी एसोसिएट को दूसरी कंट्री में इंस्ट्रक्ट करता है, और जो फाइनल जिसको पेमेंट करनी है वो फिर वहां से पेमेंट कर देता है. तो इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफर करने को हवाला कहते हैं. Hawala is an illegal money transfer remittance system. Money is paid to an agent who instruct an associate in the relevant country to pay the final recipient. लिखा. फिर है शेल फर्म्स. शेल फर्म्स ऐसी फर्म्स जो एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं कर रही लेकिन क्रिएट हुई हुई है. इनका जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस.
टैक्स टेररिज्म नेक्स्ट वर्ड है। इसका इन सबका एग्जाम्पल भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। अभी तो आप सब वर्ड समझ लो कि होता क्या है मीनिंग। टैक्स टेररिज्म, ये तब होता है जब टैक्स अथॉरिटीज अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स पे कि आप और ज्यादा टैक्स पे करो। वोडाफोन का केस आप लोगों को पता है? मनन को पता है क्या था? मैम उसमें शायद कोई लॉ बना था, तो पोस्ट डेटेड कुछ स्टोरी थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेशराइज किया था, फिर कोर्ट में गया था केस। हाँ, उसके बाद भारत पे ये कहा था कि टैक्स टेररिज्म हो रहा है, यहाँ पे इसको स्टॉप किया जाए। एग्जैक्टली ये वही है। लिख लिए सारे वर्ड्स आपने? ब्लैक मनी से रिलेटेड नोटेबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, ये लिखेंगे हम पहले। फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसमें आता है ईडी। ईडी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो एनफोर्स करती है वो लॉज को जो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सेकेंड है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इन सब की डेट्स, ये ईयर आपको याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और कहीं पे भी ब्लैक मनी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस लिखेंगे। थर्ड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज and prevention of smuggling activities Act 1974। ये है स्मगलर से फाइट करने के लिए। इन दोनों का ज्यादा यूज है आपके एग्जाम में, जो बार बार आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, क्या था CBIC, फुल फॉर्म देख लेना इसकी CBIC की, DRI। ठीक है। यही थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यही थी। हाँ ठीक है। DRI ये क्या करती है? इन्वेस्टिगेट कस्टम्स, नार्कोटिक्स, वाइल्ड लाइफ, आर्म्स रिलेटेड स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है। थर्ड है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। मैंने आप लोगों को कुछ एरियाज बताए थे जहाँ पे ओपीएम की परमिशन है ग्रो करने की, तो उसको रेगुलेट करना, उसको सुपरवाइज करना, वो यही करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर CBIC, उसके अंदर आता है ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। और इसको पावर कौन सा एक्ट देता है? नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। कौन सा ईयर? समझा 1985। कोई और बच्चा भी बोल सकता है, लास्ट टाइम भी मनन ने आंसर किया था। और तब याद करवाने के लिए मैंने 1985 से 1885 पे गई थी, फिर 1785 पे गई थी, फिर रेगुलेटिंग एक्ट पे गई थी, फिर बाकी एक्ट्स मैंने कहा था कि इस तरीके से लर्न करना, तो याद होना चाहिए। फोर्थ है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, CEIB। इनको इंफॉर्मेशन मिलती है CBI, ED, स्टेट पुलिस एक्सेट्रा, इन सब से, और फिर ये जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे उस पे एक्ट करती है। It receives information from law enforcement agencies such as CBI, ED, state police, etc. फिर ये एक्ट करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे। ठीक है। फिफ्थ है इकोनॉमिक
इंटेलिजेंस काउंसिल, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट है, जिसका बार बार नाम आएगा, जो बार बार आप यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो है फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ईडी, सेबी, आरबीआई, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव इसमें होते हैं. फिर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. ये एनालाइज करती है कुछ ऐसे किसी पे हमें डाउट है कि कुछ इकोनॉमिक इन्होंने फ्रॉड किया है, तो चाहे वो डोमेस्टिक हो या क्रॉस बॉर्डर हो, दोनों को ही ये एनालाइज करती है, और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल उसको दे देती है. ठीक है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नाइनटीन 89, हेडक्वार्टर है पेरिस में. ब्रेन चाइल्ड ऑफ G7, मोटिव है combating मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस. भारत इसका मेंबर कब बना था? India become 2010. 2010. इसमें वो होता है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट. ठीक है. ब्लैक लिस्ट में जो भी नेशन आ जाए, इसका मतलब वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए. अगर ब्लैक लिस्ट में कोई नेशन डाल दिया जाए तो उसको फिर जो लोन्स वगैरह हमें बाहर से मिल जाते हैं IMF वगैरह से, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उन नेशंस को नहीं मिलते हैं. उनकी जो कंपनीज होती है उनके शेयर्स भी लोग जल्दी से नहीं खरीदते, क्योंकि उनकी रेटिंग्स बहुत डाउन होती है. मैंने बताया था ना, उनकी रेटिंग्स होती हैं AA, AAA, वो बहुत नीचे होती हैं, तो इससे उनके शेयर्स भी लोग जल्दी से नहीं खरीदते हैं. तो बहुत सारे इसके नेगेटिव चीजें हैं जो अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाए कोई भी कंट्री. ग्रे लिस्ट भी होती है इसकी, मतलब बहुत टाइम तक अगर ग्रे में रहे तो फिर ब्लैक में उसको डाल दिया जाता है. ठीक है.
ब्लैक लिस्ट में शायद ईरान और नॉर्थ कोरिया है, और ग्रे लिस्ट में मॉरिशस और पाकिस्तान को शायद रिमूव कर दिया था, मॉरिशस को भी शायद रिमूव कर दिया था, एक बार चेक कर लेना। OECD 1961 में बनी थी और हेडक्वार्टर पेरिस में ही है। फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर्स हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, उस पर वर्क करता है, और बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए के जो नॉर्म्स हैं उसके लिए ज्यादातर जाना जाता है। इंडिया शायद इसका मेंबर नहीं है, हाँ इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मैंने आप लोगों को कुछ स्कीम पहले भी बताई थी, एक रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ब्लैक मनी का टॉपिक है, तो ये लिखना इस टॉपिक में भी आना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताई थी डिमोनेटाइजेशन के आसपास जो ब्लैक मनी है आप हमें दे दो, उसका 45% कुछ परसेंटेज हम 4 years के लिए ब्लॉक हो जाएगा आरबीआई के पास, याद है कोई ऐसी स्कीम याद है? हम गरीब कल्याण कुछ थी। हाँ। तो एक आप लिखेंगे इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 से आई थी, 16 में आई थी। जून से सितंबर तक ये स्कीम चली थी 2016 में। इसमें लोगों को कहा गया था ब्लैक मनी जो भी आपके पास सेव है वो आप दे दो, उसका 45% गवर्नमेंट ले लेगी, उस पर टैक्स लगेगा 30%, सरचार्ज लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी। उस टाइम पे 67,000 करोड़ ब्लैक मनी डिक्लेयर हुई थी। अमाउंट जरूरी नहीं है, बस एक लास्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवा रही थी, मैंने जो स्कीम बताई थी, तो उस टाइम एक बच्चे का डाउट था कि फिर लोग देंगे क्यों, तो सिर्फ इसलिए मैंने ये अमाउंट बताया है, बाकी अमाउंट आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आई थी। सेम वही चीज कि कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट रख लेगी, 4 years के लिए ब्लॉक हो जाएगा, 4 years ही था शायद, और हाँ 4 years के लिए ब्लॉक हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये वाली स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी, सिर्फ 5,000 करोड़ ही इसमें डिक्लेयर हुए थे।
मनन, आप हैं क्लास में? जी मैम। फिर एक नेक्स्ट जो स्कीम थी वो थी सबका विश्वास, LDS स्कीम 2019 में। इसमें बिजनेसमैन अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करें, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था। जो चंद्र को मतलब अगर टैक्स अथॉरिटीज पकड़ेगी तो बहुत लंबा लीगल केस भी चलेगा, कोर्ट के केसेस भी चलेंगे। उससे बचने के लिए आप खुद अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करो और जो भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो, ऐसी ये कुछ स्कीम थी। तो क्या था इसमें? बिजनेसमैन एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, टैक्स ऑफिशियल्स उस बिजनेसमैन को डिस्काउंट, रिलीफ या वेवर जो पेनल्टी वगैरह में लगेगा उसमें रिलीफ दे देंगे और मैटर सेट, जो भी मैटर होगा वो सेटल हो जाएगा और कोई भी लीगल एक्शन उस पर नहीं चलेगा। तो जो ईयर्स उसके कोर्ट के चक्कर में लगते वो बच जाएंगे। ये उन लोगों के लिए था जिनका केस पेंडिंग हो सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी के अंदर। ठीक है, इतना लिखा। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास स्कीम, बजट 2020 में आई थी, सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए थी। ये स्कीम उन लोगों के लिए नहीं थी जो जिन्होंने ब्लैक मनी अपनी फॉरेन कंट्रीज में सेटल की हुई है या फिर उनपे कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। उस टाइम 9 लाख करोड़ के डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस पेंडिंग थे। तो IT कमिश्नर ने ये अपील की थी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल को। फिर वहां से पूछा किसको? IT कमिश्नर ने अपील की थी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। वहां से हाई कोर्ट, वहां से सुप्रीम कोर्ट। फिर आया था डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। मैम फोर्थ क्या था? क्या फोर्थ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैम फोर्थ स्कीम क्या थी? एक वर्ड छूट गया। विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास। फिर बजट 2020 में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 आया था। ये वैलिड था 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद इसको थोड़े टाइम के लिए और एक्सटेंड किया था। डायरेक्ट टैक्सेस हैं तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स के जो केसेस पेंडिंग थे उन्हीं के लिए होगा।
जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो सेटल कर सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट से 50 to 100% डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट देके। केस के ऊपर डिपेंड करेगा। और उनको कंप्लीट वेवर मिलेगा इंटरेस्ट पेनल्टी पे, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे। ये 31 मार्च 2020 तक वैलिड थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत ने इसको और एक्सटेंड किया था, के अंडर इसको और एक्सटेंड किया था। ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आई थी एक बजट 2021 में, किसके अंडर? इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक होगी और डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख तक होगी, वो इसमें अप्रोच कर सकते थे। अब इस कमेटी के ऊपर डिपेंड था कि वो जो उनका डिस्प्यूटेड इनकम है उसको रिड्यूस भी कर सकते थे, पूरा वेव ऑफ भी कर सकते थे, कोई पेनल्टी भी लगा सकते थे। वो इस कमेटी पे डिपेंड था। एक इनिशिएटिव मैं आपको बता चुकी हूँ टैक्स एवेजन का, जो कोविड से पहले लिया था, 2020 से पहले लिया था। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, और एक दो और बताए थे। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट तो मैंने आपको बहुत पुराना बताया था, 2005 से 9 के बीच में। याद है किसी को क्या बताया था? 0.1% टैक्स लगता था जब हम अपने ही अकाउंट से अपना ही पैसा कैश में विड्रॉ करते थे, ताकि कैश ट्रांजेक्शन को रिड्यूस किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग चेक और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है उनको यूज करें। ठीक है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रिमूव हो चुका है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अगर कोई मेंस में क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको ज्यादा वर्ड्स लिखने हैं, तब आप इसको लिख सकते हैं। बाबा रामदेव ने भी ये टैक्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स सजेस्ट किया था। उनका कहना था कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं यूनियन के, वो सब अबॉलिश कर दिए जाए और उसको रिप्लेस कर दिया जाए इस टैक्स से। इसमें 2% टैक्स लगेगा बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स पे, बट ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैंने आप लोगों को बताए थे, जो लास्ट ईयर ही बंद हुए हैं।
तो वो भी टैक्स इवेजन के लिए और इन सब चीजों के लिए यूज होता था, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. क्लियर है? एक मिनट दे रही हूँ, इतना सारा रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं. Are ini data. Dia gedau tu dindang lah baju. आज सब वापस ब्रेक नहीं दिया था, मैंने रिवाइज करने के लिए कहा था. आयुश्री, मनन, रोशनी, बाकी बच्चे सोचते होंगे मैं इन्हीं सब बच्चों का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा होता है कि कौन बच्चा जेन्युइनली पढ़ना चाह रहा है, कौन नहीं पढ़ना चाह रहा. तो जो पढ़ना चाह रहा होता है उन पे मेरा ज्यादा फोकस होता है. एक है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड राउंड ट्रिपिंग. ट्रिपिंग. ये एक
एग्रीमेंट है जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज आपस में साइन करते हैं. It is a tax treaty signed between 2 or more countries. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोज कोई टैक्स पेयर है जो रिजाइड करता है एक कंट्री में. सपोज एग्जांपल ले लेते हैं भारत का. वो रहता है भारत में, रिजाइड्स, लेकिन अर्न करता है किसी और कंट्री से. सपोज मॉरिशस का एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पे अर्न करता है. तो क्या वो दोनों जगह पे टैक्स पे करेगा? नहीं. बस इसीलिए है कि उसको दोनों जगह टैक्स पे ना करना पड़े. इस चीज के लिए है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. A taxpayer resides in one country and earns income in another, then he need not pay direct tax twice in 2 countries for the same income. भारत और मॉरिशस ने 1982 में ये साइन किया था. मैम क्या साइन किया था? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. कब किया था? 1982. अगर हम कोई प्रॉपर्टी, कोई शेयर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, उस पे क्या लगता है? कैपिटल गेन टैक्स. अगर कोई इस एग्रीमेंट में क्या था, मान लो कोई मॉरिशस का पर्सन है, कोई कंपनी है जो शेयर बाय करती है भारत में और फिर उसको सेल कर देती है, तो उसको भारत में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. भारत की गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं मांग सकती, लेकिन मॉरिशस की मांग सकती है. ठीक है? क्लियर है? आयुष क्लियर है? कोई डाउट है? कोई मॉरिशस की कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत के शेयर्स खरीदता है फिर बेच देता है, उसको कुछ प्रॉफिट होता है, उस पे भारत की गवर्नमेंट कैपिटल गेन टैक्स नहीं मांग सकती, सिर्फ मॉरिशस की गवर्नमेंट उस पे टैक्स मांगेगी. ठीक है? और वाइज वर्सा, अगर भारत की कंपनी है, भारत का इंडिविजुअल है, मॉरिशस से कुछ शेयर्स खरीदता है, उसको बेचता है, तो भारत की मतलब वही वाइज वर्सा है. ठीक है? क्लियर है? लेकिन इसका लूप होल क्या है? जो भारत में टैक्स लगता है वो है 12.50% से 20% कैपिटल गेन टैक्स. ठीक है? वहीं मॉरिशस में ये है 0 से 3%. ठीक है? अब इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे भारत के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्टर्स
ये क्या करते हैं, हवाला का यूज करके अपनी मनी किसी शेल कंपनी को दे देते हैं मॉरिशस में, ताकि वो वापस भारत में इन्वेस्ट कर सके। क्लियर है? और हवाला कैसे होता है? एक एजेंट होता है जो भारत में भी होगा और उसी का एसोसिएट कुछ होगा जो मॉरिशस में होगा। ठीक है, हवाला मैंने भी डेफिनेशन लिखवाई थी आपको स्टार्टिंग में, आप समझ में आया कैसे होता है? अब वो जो भारत का पर्सन है, भारत के किसी पर्सन को बोल देगा जो हवाला करता है, वो अपना एसोसिएट मॉरिशस में बोल देगा, फिर वो शेल कंपनी में ट्रांसफर कर देगा, फिर वो शेल कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर देगी। इस तरीके से चलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। भारत से ही जा रहा है, भारत में ही वापस आ रहा है, जस्ट टू अवॉइड कैपिटल गेन टैक्स। ये हमने एग्जाम्पल भारत और मॉरिशस का लिया, लेकिन बाकी जगह बाकी कंट्रीज में भी ऐसा होता है कि जो कंट्रीज कम टैक्स लेती है वहां पे इस तरीके से पैसे देकर फिर वापस उसी जगह अपने ही कंट्री में वापस पैसा आ जाता है। तो एग्जाम्पल हमने सिर्फ भारत और मॉरिशस का लिया। अगर लीगली मनी ट्रांसफर करने हो सपोज यूएसए से भारत में, तो एक होता है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, उसके थ्रू करेंगे। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से वो आरबीआई को जाएंगे, फिर वो बैंक को जाएंगे, फिर वो पर्सन को मिलेंगे। लेकिन जो हमने हवाला पढ़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो इंडियन बिजनेसमैन मनी ट्रांसफर करेगा हवाला एजेंट को, फिर वो जाएगा उसकी शेल कंपनी में, फिर वो री इन्वेस्ट कर देगा भारत में, और उस पर लगेगा 0.02 ज्यादा से ज्यादा 3% कैपिटल गेन टैक्स। अगर मॉरिशस का एग्जांपल ले तो इसके सॉल्यूशन के लिए निकाला गया प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। इसका मतलब है कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्हें लगा कि ये पैसा टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस के लिए इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है, उन्हें इसकी प्रिंसिपैलिटी पे डाउट हुआ, तो जो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में उन्हें बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल पर्पस क्या है उस मनी को ट्रांसफर करने का? ये अगर गवर्नमेंट को डाउट हुआ, टैक्स अथॉरिटीज को डाउट हुआ, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैम कौन सा बेनिफिट? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो बेनिफिट मिल रहा है, भारत में अगर वो पैसे इन्वेस्ट करते तो उनको 12.50 टू 20% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर वो मॉरिशस में वो पैसे ट्रांसफर कर दे और फिर मॉरिशस से भारत में पैसा आए तो उनको 0 से 3% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये पूरा जो बेनिफिट है ये उनको नहीं मिलेगा अगर इस टेस्ट में कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल फेल हो जाता है। अब क्लियर है? तो 2024 मार्च में भारत और मॉरिशस ने ये अमेंड किया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसमें ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट लेकर आए थे वो लोग। इस न्यूज के बाद बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे
या कह सकते हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, वो इंडियन मार्केट को एग्जिट करने लग गए थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। इतना लिख लिया। दो तरीके के सिस्टम है, एक है मोनिज्म, एक है दूसरा है जो इसको फॉलो करते हैं उनके लिए इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर होता है डोमेस्टिक लॉ से। जो ऐसे नेशंस हैं उनके लिए डोमेस्टिक लॉ सुपीरियर होता है इंटरनेशनल लॉ से। ये इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ लॉ को सेपरेटली ट्रीट करते हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लॉ में कोई डिस्प्यूट होगा तो जो मोनिज्म फॉलो करने वाले लोग होंगे वो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसमें कोई जरूरी नहीं है, वो उन पर डिपेंड करता है लॉ पे कि उनको क्या एक्सेप्ट करना है। वो डोमेस्टिक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल भी। इसमें अगर कोई इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है लोकल लॉज पे, लेकिन यहाँ पे तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होता जब तक वो डोमेस्टिक लॉ जो उनका लोकल नेशनल लॉ है उसको चेंज नहीं कर लेते। भारत इसी को फॉलो करता है। ठीक है।
सिटीजनशिप वाला पॉलिटी में चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने? सिटीजन, एनआरआई, रेजिडेंस, इन सब पता ना क्या होता है? Yes, ma'am. जो रेजिडेंट होंगे भारत के, क्या उन्हें जो उन्हें भारत से इनकम मिल रही है उस पे इनकम टैक्स देना है? यस। जो उनकी ग्लोबल इनकम, बाहर से कोई इनकम आ रही है, क्या उस पे उन्हें इनकम टैक्स देना है? यस। जो नॉन रेजिडेंट्स होंगे, जो भारत से अर्न कर रहे होंगे, क्या उस पे उन्हें टैक्स देना है, इनकम टैक्स? यस। लेकिन जो उनकी बाहर से आ रही है इनकम, उस पे नहीं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। Place of effective management. मैंने आप लोगों को बताया अभी कि अब इसको डबल टैक्स अवॉइडेंस जो हमने पढ़ा अभी, उससे रिलेट मत करना। इसका मतलब है कोई सपोज इंडियन बिजनेसमैन है, वो उसका जो बिजनेस है वो सारा मॉरिशस में है या किसी और कंट्री में, लगा लो यूनाइटेड स्टेट्स या कहीं और है, लेकिन वो उसको जो डील कर रहा है, जो सारा काम कर रहा है, वो फोन से यहाँ से भारत से हैंडल कर रहा है। तो ब्रेन तो सारा उसी का है, काम तो सारा वही कर रहा है, भले ही कंपनी कहीं और है। तो जो प्लेस ऑफ उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट जहाँ से चल रहा है, वो कहाँ से चल रहा है? वो कहाँ से चल रहा है? भारत से। तो इस पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। Shifting. जब कोई एमएनसी अपनी कंपनी में ये शो कर दे कि हमारे तो यहाँ खर्चा हो गया, वहां खर्चा हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस शो कर दे, और ये बता दे कि कोई टैक्सेबल इनकम बची ही नहीं है, हमारा तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, ठीक है? सपोज कोई
कंपनी है और वो ये शो करिए कि हमने रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सामान मंगवाया है, ये हमने मॉरिशस से मंगवाया है या किसी और XYZ किसी भी कंट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां से मंगवाया है, और एक्चुअल में वो कोई कंपनी थी ही नहीं, वो उसी कंपनी की शेल कंपनी ही थी। समझे? शेल कंपनी क्या होती है ये तो पता है ना, अभी बताया था मैंने। तो एक्चुअल में उसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए या जीरो दिखाने के लिए वो क्या करेगा, वो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट जीरो शो कर देगी। तो ये क्या है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। किस लिए किया जा रहा है? ताकि टैक्स को अवॉइड किया जा सके, टैक्स इवेड किया जा सके। ऐसा ज्यादातर जैसे मैंने बताया ना शेल कंपनी, ये ज्यादातर जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं उन्हीं में क्रिएट होती हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिए बस। Này, phải sao mày không cười? Nani? ที่ Hả? คนเลยถือขี้นายชายคนหนึ่งนี่บาดที่ไหนเดียว Khuôn ạ. น้องนี่บาดที่บีเออ Gì lạ? น้องนี่บาดที่นาบีเออ लैपटॉप से तो बार बार एग्जिट हो जाता है, फिर ज्वाइन हो जाता है। ये समझ में आ गया बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि अपना जो प्रॉफिट है उसको बहुत स्मॉल दिखाया या बिल्कुल ही जीरो दिखा दिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था टैक्स अवॉइडेंस, जो वर्ड में जब वर्ड्स लिखवा रही थी तो उसमें बताया था टैक्स अवॉइडेंस। वो आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगी इसकी डेफिनेशन अब, कि उसमें मैंने क्या लिखवाया था, जब ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज की जाती है लेकिन लीगल लूप होल्स को यूज कर लिया जाता है। अब ये क्या था जो अभी हमने पढ़ा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में, ये लीगल लूप होल था। क्लियर है अब उसकी डेफिनेशन? इसके लिए फिनिश। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में डिफरेंस समझ में आया? टैक्स अवॉइडेंस हम जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का, और टैक्स इवेजन जब ट्रांजैक्शन ही हाइड कर दी गई। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन ही हाइड कर दी गई टैक्स इवेजन, उसके लिए लॉज क्या क्या थे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ा था हमने, एक है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, एक लिखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग एंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग।
एक कोई कंपनी है जो मेन कंपनी है, ठीक है, इसी की दो डॉटर कंपनी है। ठीक है, सपोज जो ये डॉटर कंपनी है, ये कोई कंपनी बाय करे और इसको सेल कर दे कम प्राइस पे, तो एक्चुअल में तो जो प्रॉफिट है, वो जो लॉस है, वो सब कुछ मेन कंपनी का ही चल रहा है। लेकिन टैक्स को अवॉइड करने के लिए इसने क्या किया, अपनी जो सब्सिडरी कंपनी या अपनी जो डॉटर कंपनी थी उसको कहा कि आप ये कंपनी बाय करो, और फिर अपनी ही दूसरी कंपनी को इसको सेल कर दिया कम प्राइस में, ताकि टैक्स अवॉइड किया जा सके। अगर ये किसी और को बेचता तो वो कम प्राइस पे तो खरीदेगा नहीं। समझ गए? इसे कंपनी दूसरी लेनी थी, इसने खुद ही खरीदी और खुद को ही बेच दी, सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए, एक रफ आइडिया तो इसका होना चाहिए। अभी तक हम देख रहे थे कि कैसे फॉरेनर्स भी, इंडियंस भी कैसे टैक्स अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए एक पार्ट का सारथी शोम पैनल बनाया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था इसको, जिन्होंने सजेस्ट किया था जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इनको ये किसके लिए थे? ये जो रूल्स है GAAR वाले, ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए है। ठीक है, इसमें जो अथॉरिटीज हैं, ये इसकी फुल फॉर्म लिख लो पहले तो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इसके लिए टू सेंड नोटिस, और ये नोटिस किसी को भी भेज सकता है, चाहे वो भारत का हो या कोई फॉरेनर हो। ठीक है, ये किसके लिए है? GAAR, टैक्स अवॉइडेंस के लिए। टैक्स इवेजन के लिए क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ, और DEF, इनामी ट्रांजैक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो GAAR है, ये 1 अप्रैल 2017 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया था। लेकर बहुत पहले आए थे, सजेशन बहुत पहले आया था, लेकिन डिले होता जा रहा था बार बार।
ठीक है, इतना लिख लिया सबने? देखिए, ग्लोबल मिनिमम टैक्स G7 फ्रेमवर्क। इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। इसके अंदर ये था कि जो भी कंपनी है और जिस कंट्री में बिजनेस कर रही है वहां पे भी टैक्स दिया जाएगा। 15% इन्होंने टैक्स रखा था। बाद में ये जो कंट्रीज है वो सैंक्शंस लगाने और इन सब में भी टैक्सेस और लगाने में भी वर्क करने लगी थी। इसका ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ कुछ कंट्रीज तक ही लिमिटेड है। G7 बस 7 कंट्रीज ही इसमें थी, बाकी कंट्रीज का क्या, ठीक है, उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। और G7 कंट्रीज कौन कौन सी है आप उसमें देख लेना। किसी को पता है इंटरनेशनल रिलेशंस में? US, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये आप एक बार चेक कर लेना। कनाडा भी है, 2 कोई और है, ठीक है। इतना लिख लिया सबने? अब हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वोडाफोन वाला केस समझेंगे, ठीक है। 3 बजे मिलते हैं। इस क्लास को यहीं करते हैं।